बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमत दावेदार है और मुसलसल दावेदार है कि अपोजिशन की सफ़ों में ना इत्तेहाद है ना उनके नज़रियात मिलते हैं, बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातें सिर्फ चाहती हैं कि उनके मुकदमात ख़त्म हो जाएँ। लिहाजा हुकूमत हर मसले पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसी सूरत अपोजिशन की जमातों को NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि 30 सालों से ये दोनों जमातें इस मुल्क पर बरसर इक़्तिदार रहीं और उन्होंने मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया उसकी माजी में कहीं मिसाल नहीं मिलती। उनकी करप्शन के केसेस से कभी इनको अब सपोर्ट नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंटरव्यू हुआ आज BBC पे, और BBC ने जो इंटरव्यू नशर किया उसके बाद एक खासा तूफ़ान उठा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आखिर क्या कह रहे हैं। अगरचे उस इंटरव्यू के मुंदरजात अगर मुकम्मल सुने जाएँ तो कुछ बातें तो वाज़ेह होती दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आखिर ज़रूरत क्या थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इन हालात में, जब अपोजिशन की जमातें हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जलसे कर रही हैं और हुकूमत के खिलाफ मुसलसल एहतजाजी तहरीक के लिए सड़कों पर हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो नाम लिया आर्मी चीफ का और DGI का, ये PDM की उस मीटिंग में जिसमें तय हुआ था कि एजेंडा क्या होगा उसका हिस्सा नहीं था, बल्कि ये तय हुआ था कि जलसों में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया जाएगा, किसी इदारे के सरबराह का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन साथ ये भी कहा कि मियाँ नवाज शरीफ एक पार्टी के सरबराह हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रहे, उन्हें इस बात का हक हासिल है कि अपनी किसी ज़ाती राय का या अपनी किसी नज़रिए का इजहार कर सकते हैं। फिर साथ ये भी कहा कि 3 बार के वज़ीर आज़म के पास सबूत होंगे, इसीलिए उन्होंने बात की। BBC को इंटरव्यू जो दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कह रहे थे कि क्या तय हुआ था PDM के जलसे में कि क्या नाम लेना जाएगा जलसों में या नहीं लिया जाएगा, और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है जलसों में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। ज़रा ये सुनिएगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस इंटरव्यू पर हुकूमत ये समझती है कि अब अपोजिशन की सफ़ों में दरारें पड़ना शुरू हो गई, और वो हुकूमत जिसके अपने इत्तेहादी उससे नाला नज़र आते हैं। फंक्शनल लीग अपने गिले शिकवे करती नजर आती है तो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के अपनी जगह पे गिले और शिकवे मौजूद हैं। इसके साथ साथ MKM ने भी अपने गिले शिकवे वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादियों के मसाइल और उनसे किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। अगले 2-2.5 सालों को करार दिया कि ये तरक्याती मनसूबों के और कारकर्दगी के साल होंगे और इसी कारकर्दगी की बिना पर वो अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों में दरार वाकई पड़ रही है, या बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंटरव्यू को, उनके मुदरजात को मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग करके देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन की वतन वापसी, इन हालात में जब हुकूमत खुद इत्तेहादियों के दबाव में है, क्या जहांगीर खान तरीन हुकूमत को संभाला देने आए हैं, या वो जो ज़राए कहते थे कि जहांगीर खान तरीन जब मुल्क से बाहर थे तो ये बात कहा करते थे अपनी निजी महफिलों में कि जो कुछ उनके साथ हुआ वक्त आने पर उसका वो कम अज़ कम बदला ज़रूर लेंगे। अब देखना यह है कि वो हुकूमत की सपोर्ट में फौरी वतन वापस पहुँचे हैं या हुकूमत के लिए वो मुश्किलात का सबब बन सकते हैं, जैसे इत्तेहादी अब हुकूमत के लिए मुश्किलात का सबब बनते चले जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस इंटरव्यू आज दिया जो BBC को, इसको आप कैसा देखते हैं? क्या उसके मंदरजात को अगर देखा जाए, अगरचे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये बात कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का ज़ाती उन्हें हक भी है, पार्टी के सरबराह भी हैं, वो अपनी बात का इजहार कर भी सकते हैं, सबूत भी उनके पास होंगे, लेकिन PDM के जो तय हुआ था जलसों के हवाले से जो एजेंडा, उसमें कम अज़ कम इदारों के सरबराहान का नाम लेने का कोई फैसला नहीं हुआ था। क्या आप समझते हैं हुकूमत जो बात कर रही है कि दरार पड़ रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में, ये उसका आगाज़ है? देखें, जो मैसेज इसमें बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू के जरिए दिया है, उससे ये बात तो मालूम हो रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच मुख्तलिफ है, और नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी उसको वो इंडोर्स नहीं कर रही पीपल्स पार्टी। तो इस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि दोनों में फासला पैदा हुआ है। लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की तस्वीर का ताल्लुक है, तो PDM ने कोई रेजोल्यूशन पास करके उसके मंदरजात की तायीद नहीं की, तो कोई PDM की पॉलिसी स्टेटमेंट उसको नहीं कहा जा सकता। वो नवाज शरीफ साहब के अपने ख्यालात हैं और उनकी जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। तो मेरा ख्याल कि दूसरी जमातें जो हैं वो उसको हरफ बहरफ कबूल करने की या उसको तौसीक करने की पाबंद नहीं है। तो हम इस हवाले से
उनकी बात जो है उसको तस्लीम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक जो मैसेज किया है वो तो ये है कि मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक फासला मौजूद है। शामी साहब, कराची के जलसे में मियां नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया, अगरचे उस बारे में कहा गया कि पीपल्स पार्टी तो तैयार थी, तमाम इंतजाम भी किए गए थे कि मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब करते। मुस्लिम लीग नवाज ने खुद फैसला किया और मियां नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया। लेकिन आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी किसी इंटरव्यू को सामने रखें तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी ने शायद कन्वे किया था कि मियां नवाज शरीफ खिताब ना करें। हाँ, ये बात इस तरीके से कही जा सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के एक जिम्मेदार रहनुमा है और नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज के तर्जमान भी हैं। मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो उन्होंने कहा कि 2 ही दिन के बाद, गुजरांवाला के जलसे के 2 ही दिन बाद कराची का जलसा था, और क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी वो बहुत जोरदार थी और इसलिए 2 दिन के बाद उसको रिपीट करना कोई मुनासिब बात नहीं थी। तो अभी लोग उसको हजम कर रहे थे, इसलिए वहाँ मियां साहब ने तकरीर नहीं की। ये बात मैंने उनकी जुबानी सुनी है, जो हमारे जुबैर उमर साहब हैं, साबिक गवर्नर जी। उन्होंने इसकी ये तौजीह पेश की है। मगर ये बात अपनी जगह हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात कन्वे की गई हो कि आप तकरीर जहाँ ना करें, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। शामी साहब, कुछ ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो नतायज होंगे वो इन 2 बड़ी पार्टियों में इख्तलाफ का सबब बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन में जीत सकती है अगर, तो मुस्लिम लीग नवाज एहतजाज करेगी, इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगाएगी हुकूमत पर भी और अपने साथ इत्तेहादियों पर भी। ये वजह बन सकती है दोनों जमातों के रास्ते जुदा होने की। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ पीपल्स पार्टी की एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ट्रेडिशनली भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो भी इस इलाके को एक स्पाइस स्टेटस देना चाहते थे और पाकिस्तान में मर्ज करना चाहते थे, और शिमला मुआहदे के बाद उन्होंने इसके लिए एक कैंपेन चलाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर जब दूसरी सियासी जमातों की तरफ से इसको रिजिस्ट किया गया और ये समझा गया कि ये कश्मीर की तकसीम के मुताबिक होगा और कंट्रोल लाइन को मुस्तकिल सराहत तस्लीम करने के मुताबिक होगा, तो फिर वो पीछे हट गए। तो लेकिन इसके बावजूद उनकी वहाँ एक सपोर्ट मौजूद रही है, और ये नहीं कहा जा सकता कि अगर पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो धांधली की वजह से उसने ये नशिस्तें ली है। लेकिन बहरहाल जो नताइज हैं उनसे मालूम होगा कि तकसीम किस तरह से होती है। अभी तक तो मुबस्सरीन का कहना यही है कि वहाँ कोई एक जमात जो है वो शायद अक्सरियत हासिल न कर सके और मुख्तलिफ जमातों में तकसीम हो जाएंगी नशिस्तें। ठीक है शामी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू, आप क्या समझते हैं कि ये दरार पड़ रही है PMLN और पीपल्स पार्टी के माबैन, या इस इंटरव्यू को वैसे ही देखा जाए कि जैसे कि मुंदरजात में जिक्र भी आगे चल के जब बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को ये हक हासिल है अपने राय का इजहार करने का, लेकिन बाज़ लोग समझते हैं कि ख्वाजा आसफ जिन खदशात का इजहार करते रहे हैं आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से, शायद वो खदशात दुरुस्त हैं, पीपल्स पार्टी अपने रास्ते अलग कर सकती है, अपने लिए कोई रास्ता तलाश भी कर सकती है। की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में से कोई भी सियासी जमात इस काबिल है कि वो एक वक्त का खाना भी इकट्ठा खा सके। बशमूल जनाब इमरान साहब, अगर उनकी माजी की सब स्पीचेस देख ली जाए, बयानात देख ली जाएँ और उनको कहा जाए कि इसको सुने, तो शायद वो कहेंगे जी मैं नहीं सुनता, मैं तो जा रहा हूँ, मैं आपका खाना भी नहीं खाता। ठीक है, ये पाकिस्तान में हुआ है जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, तरक्की नहीं कर सके, हम आगे नहीं जा सके, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर सके, हम इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद अपनी ज़राअत पर तवज्जो नहीं दे सके। यही तो वजह है। तो अगर हम इतना ताने देते रहेंगे तो फिर तो बात ऐसी रहेगी जैसे आप कह रहे हो। और जो अब हम कहते हैं कि ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएगा, उसमें भी क्या होगा? उसमें ये होगा ना कि मुझे ये गाली 14 तारीख को दी थी,
15 तारीख को मैं माफी मांगता हूँ, 16 तारीख को दी थी, 17 को मैं माफी मांगता हूँ, इसको छोड़ दे। आज हम एक खास सूरत हाल में काम कर रहे हैं। एक बयानिया नया बनाया गया कि दो पार्टियों के दरमियान मुक्का है लूट मार के। ठीक है, ये बयानिया इमरान खान ने क्रिएट किया, डेवलप किया और इसको बड़ी पॉपुलर सपोर्ट उसने ली। अलग बात है कि दुनिया के अंदर दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इलेक्शन होते रहते हैं। भी आपके सामने पर ये हो रहा है अमेरिका का, इतने सालों से कोई पोलिटिकल पार्टी से तीसरी पोलिटिकल पार्टी ऐसी इमर्ज नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे ये लफ्ज नहीं कहा जाता कि मुक्का। ठीक है, हालांकि वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लग गया है, यानी ट्रंप ने इल्जाम लगा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसको हराने में बड़ा रोल प्ले किया। चले, अच्छी बात है, सबकी एस्टेब्लिशमेंट नंगी हो रही है, किसकी पेंटागन है, किसकी कान है, किसकी कौन है। ठीक, जहाँ तक ये बात आप कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम पर इसका कोई असर पड़ेगा। उसकी एक वजह है, पीडीएम मुत्तहिद रहेगी, आप समझते हैं? जो तब्दीली लाने की कोशिश की गई जी, वो इमरान खान की कमजोरी और ना तजुर्बाकारी और तैयारी न होने की वजह से जाया हो। ठीक, 2.5 साल तक उसके वो तमाम दोस्त, साथी और वोटर्स उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन कब तक चट्टान की तरह खड़ा रह सकता है? ये मुल्क है, ये रियासत है, इसमें सिर्फ एक पार्टी जिसको 1 करोड़ कुछ लाख वोट मिले हों, इसलिए नहीं खुले आम छुट्टी दी जा सकती कि बाकी जो 2 करोड़ वोट दूसरे लोगों को मिले हैं उनका कोई हक ही नहीं है इस मुल्क में। ठीक है, ये मामला था जो खराबी की वजह बना और पीडीएम बनी। फिर उसके साथ महंगाई आ गई, और महंगाई भी ऐसी आई कि हम जितने भी इस प्रोग्राम में बैठे हैं, हम इसके गवाह होंगे कि हमने ऐसी महंगाई कम से कम अपनी जिंदगी में ही देखी। कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी कि बुनियादी जरूरियात की चीजें न सिर्फ महंगी हो गई, बल्कि पाकिस्तान जो बड़ी मुल्क है वहाँ पे गंदम, चीनी और कॉटन, तीनों चीजें हमें बाहर से मंगवानी। और जिन माफिया ने ये पैसा कमाया, वो माफिया ना तो आसिफ जरदारी का दोस्त है, ना नवाज शरीफ का दोस्त है, वो नए माफिया ने जन्म लिया और उन माफियाज को बहुत अच्छी तरह पता है इमरान खान को वो कौन है। उनको कोई सजा नहीं दी। एक तरफ ये बयानिया है कि हम सजा देंगे, चोरों को माफ नहीं करेंगे, लुटेरों को माफ नहीं करेंगे। एक जो मौजूदा चोरी हुई और जो बिलियन ऑफ रुपीज की चोरी है और अवाम की जेबों में डाका मारा गया है, जिसको साबित भी किया जा सकता है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और कुछ नहीं कार्रवाई की। फिर जिन दोस्तों ने ये सारा प्लान किया था एक नई फोर्स लाने का, वो भी इसमें शामिल होकर दिए गए। मैं नवाज शरीफ की तरफ से नाम लेके कि वो लोग भी जिम्मेदार हैं इस सारे मामले। अब देखना ये था कि क्या वो अदारा अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेगा। उस अदारे के पास 2 तरीके हैं कि वो अदारा बहुत इंतहा पसंदाना इकदाम करे और जो थोड़ी बहुत जमहूरियत भी पाकिस्तान में है इसको भी पैक कर दे। लेकिन बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल ऐसी है कि वो अदारा ऐसा नहीं कर सकता, और शायद उस अदारे ने खुद भी फैसला कर लिया है कि उसका ये रोल मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ जो दुश्मनी है अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, ये उसको इजाजत नहीं देती। अब क्या है, अब 3 फरीक हो गए, एक पीडीएम की फरीक, दूसरा इमरान खान और तीसरा वो अदारा। मेरा ये ख्याल है कि जो अगर ये बात आज बीबीसी वाले इंटरव्यू को गौर से देखा जाए जी, तो इसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता वापस जाया जाए एक मुल्क की कंसेंसस में, चीजों को वापस टेम्परेचर पे वापस लाने की। लेकिन क्या वापस आ जाएंगे इमरान खान साहब के इस हार्श मौकफ के बावजूद? जी हाँ, मेरी बात सुन लें जी, वो उसको भी तो कभी ना कभी चाहिए होगा ना वे आउट। ठीक है, हर आदमी हार्श मौकफ लेता है। यहाँ पे हार्श मौकफ लेने वाले जो आते हैं ना फौजी, वो भी फिर कहते हैं कि हमें भी एक रास्ता दिया जाए, और वो भी अदालतों के पास जाते हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता निकालो। निकालते हैं कितने दिन लंबे अरसे के बाद जी। ठीक है, हार्श मौकफ होनी जगह, लेकिन सवाल है कि उस हार्श मौकफ का नुकसान जो रियासत को हो रहा है, ठीक है, ये छोड़ देंगे नवाज शरीफ को क्या हो रहा है, या आसिफ जरदारी को क्या हो रहा है, या मौलाना फजल रहमान को क्या हो रहा है, तुम्हारे रियासत को क्या नुकसान हो रहा है, उससे बचने के लिए और हकीकतों को सामने रख ख्याल है मौका दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी को कि आप चलो और आगे खेल का आगाज करते हैं।
ठीक है, मैं वापस आता हूँ इफ्तिखार साहब, मैं वापस आपकी तरफ। नज़ीर लगारी साहब, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मौका फराहम दिया जा रहा है, किसी ऐसे कंसेंसस की तरफ आया जाए। जी जी, मैं आता वापस इफ्तिखार साहब की तरफ वापस आता हूँ। लगारी साहब, आपको लगता है कि आज का जो इंटरव्यू है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, इससे कुछ धचका पड़ सकता है? बिलावल साहब को धचका लगा है, उनको धचका क्यों लगा? क्या पीडीएम के लिए भी ये धचका साबित हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ज्यादा हम रंग आमेजी कर रहे हैं इसके अंदर। ये बातें सारी जो पहले हो चुकी हैं, इस तरह की कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तय किया था कि हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, किसी फर्द का या किसी इदारे का या किसी मनसबदार का नाम नहीं लेंगे। तो ये शायद इन लोगों ने पहले तय किया था। अगर नाम ले लिया गया है तो उनका अपना पोजीशन है, और वो भी यही कह रहे हैं कि उनकी अपनी पोजीशन है, और हो सकता है उन्होंने सबूत की बुनियाद पर बात की हो, तो हो सकता है वो सबूत भी पेश कर दें। उन्होंने उनको डिनाई भी नहीं किया, कन्फ्रंट भी नहीं किया, के साथ किसी किस्म की बहस मुबाहिसा भी नहीं किया। और यकीनन उस वक्त मेरे ख्याल में शामी साहब को या इफ्तिखार साहब को भी धचका लगा होगा जब नाम लिया गया होगा। तो हम भी ये समझ रहे थे कि कौन सा इनकलाब आ रहा है कि आप अफराद के, शख्सियात के, मनसबदारों के नाम लें। नाम जो है वो अगर दो इदारे, अगर दो शख्सियात पूरे का पूरा सिस्टम चलाती हैं तो बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, सिस्टम जो है एक बहुत बड़ी चीज का नाम है, उसके बहुत फैलाव होता है, उसके अंदर बहुत से और लोग होते हैं, सिर्फ लोग ही नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इदारे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दो अफराद, दो शख्सियात जो है वो सारा कुछ वही चला रहे हैं और उनका हुक्म आखिर होता है। बहुत जगहों पर जो है चीजें चल रही होती हैं। इस तरफ मेरे ख्याल में जाना जो था, ये पहले मरले पर शायद मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं था, लेकिन ठीक है, आगे ये बात इस तरह नहीं चली है। बात जो बिलावल ने की थी, बिलावल का ना तो ये बात थी कि जनाब वो कोई महाजराई शुरू हो गई है, या ये कि कोई दरार पड़ चुकी है, या ये कि पीडीएम बस टूटने वाला है, या ये कि अब इस पर बगलें बजानी चाहिए क्योंकि अपोजिशन का जो है कबाड़ा हो गया। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अपोजिशन इंटैक्ट है, एक पेज पर है, और अपोजिशन जिन नुकात पर बनाई गई है वो नुकात अब भी एग्जिस्ट करते हैं। जिन मसाइल को पेश नजर रखकर बनाई गई है वो मसाइल जूं के त्यों मौजूद हैं, और उनका इत्तेहाद भी जूं का त्यों मौजूद है। ऐसा नहीं है वो हुकूमत के कुछ लोग हैं खुश हो लेते हैं, या हुकूमत के जो वो हैं हाँकने वाले जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। तो ये महज आप समझते हैं हुकूमत के वज़रा की सिर्फ खुशी हो सकती है, इसमें कोई हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा? वतन कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सारे के सारे अपोजिशन की तमाम 11 जमातें एक पेज पर हैं, कम अज कम इस नुक्ते पर कि अब इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ चलेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल कम नहीं होंगे। ये बात है। आगे वेआउट क्या बनता है ये अलग बात है, लेकिन उन सबको ये इस बात पर इत्तफाक है कि इमरान खान के साथ चलना मुल्क का, मुल्क के इदारों का, मुल्क के इंस्टीट्यूशन का, मुल्क के अवाम का, मुल्क की सियासी पार्टियों का यूं ही साथ चलते रहना जो है वो आगे जाकर किसी बड़े खुदा न खास्ता डिजास्टर का नतीजा होगा, और उसके नतीजे में कोई डिजास्टर होगा। तो मेरे ख्याल में इस बात में तमाम पार्टियों का इत्तफाक है, किसी पार्टी को इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लगारी साहब, मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है। कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे बात करेंगे हुकूमत को इत्तेहादियों से कितना खतरा है, इस पर बात होगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इफ्तिखार अहमद साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के लिए बड़ा मसला बनते जा रहे हैं या हुकूमत की कारकर्दगी ही बड़ा मसला है? क्योंकि इत्तेहादी नाला तो खासे नजर आते हैं। जिसके लिए मैं इजाजत चाह रहा था आपने नहीं दी, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम नशस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ रही। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। ऐसा न हो कि जब नतीजे आए तो लगे कि पता नहीं आपस में कोई झगड़ा इनका हो गया, ऐसी कोई बात। ठीक है। जहाँ तक आपके सवाल के तरह कि ये पहले मैं कह चुका हूँ कि मैं जो दोस्त लाए, जिन दोस्तों का ख्याल था एक नया सिस्टम यहाँ पे लाने की, साफ सुथरा सिस्टम लाने की, दो सियासी जमातों से जान छुड़ाने की, दो सियासी खानदानों से जान छुड़ाने की, उन्होंने 2.5 साल दिए। उस 2.5 साल में डिलीवरी नहीं हुई, और ये गिला उनके अपने इत्तेहादियों को भी हुआ। मसलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कायद-ए-आज़म को जो गिला है वो क्या है, मैंने खुल के उन्होंने किसानों की बात की है, गन्नम की बात की है। आपको पता है ये आज बात नहीं हुई, इससे पहले मादी में भी बात हुई। ये खाना नहीं है जो कल नहीं गए, पिछले खाने में भी वो नहीं गए। कुछ नहीं गए कि उनका इल्जाम था पीटीआई के कुछ मुकर्रीन का कि जनाब इनके मुन्नस की वजारत चाहते हैं। अब उन्होंने साफ कहा कि हमें मुन्नस की वजारत की कोई जरूरत नहीं।
2 साल गुजर गए, हमने कोई बात, इनके दरमियान काफी बहुत ही खिंचाव है, था और रहेगा। उसकी वजह सिंपल सी है कि ये पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है, जो चौधरी फैमिली है ये एक पॉलिटिकल एनिमल है और उनको पता है कि चीजें कैसी हैं। मैंने जिस तरफ इशारा किया, जहाँ पे मुझे आपने रोक के अगली तरफ चला दिया, मैंने कहा कि अगर सब ही जो है वीकेंड उनको आपस में गिव एंड टेक करना है, उसके लिए कहीं से तो आगाज होगा। मेरा ये ख्याल है वो आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर हो जाए, तो जैसा कि इम्कान बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ साथ, तो पंजाब तो डेफिनेटली उसमें रोल में काफी का रोल होगा। ठीक है, अगर बात नहीं मानता और वो नून लीग के साथ कोई भी बात करने को तैयार नहीं, तो एक रास्ता होगा ना कि चीजों को अगले इंतखाबात तक ले जाया जाए। तो उसमें ये है कि पंजाब में गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकती है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चल सकती है, और उसके लिए जो जरूरत है वो मौजूद है और जितने नंबर्स हैं वो मौजूद हैं। इसी तरीके से चीजें आगे जाएंगी। मतलब आज शुजा साहब बीमार हैं, आपको पता है, उनको बड़ा सीवियर निमोनिया हुआ है। सडनली उनको कैसे ख्याल आ गया को फोन करने का? खैरियत दरियाफ्त की उनकी? नहीं, जुल्फी बुखारी को भेजा गया यार, जुल्फी बुखारी को भेजा गया। जुल्फी बुखारी एक ऐसा खास आदमी है कि जो इमरान खान के का समझ लो कि वो इमरान खान ही है। जुल्फी बुखारी इमरान खान ही है, उससे कम नहीं है, उससे कम ही है कि ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, पर वो इमरान खान ही है। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ, वरना तो नॉर्मली ऐसी तल्लुकात नहीं है। क्यों हुआ, क्या हुआ? क्योंकि नजर आ रही हैं चीजें कि जो दोस्त, देखो सारी उम्र मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नसरुल्लाह, मैं तुम्हारी फंक्शन लीग, इफ्तिखार साहब, फंक्शन लीग की नाराजगी भी किसी खतरे की अलामत है? देखो फंक्शन लीग की नाराजगी, आप पहले मैंगल को देखें ना जी। अब देखिए वो गए, इनसे गए, एमकेएम की सूरत ये है कि जो पीटीआई एक्सपोज हुई कराची के अंदर, इतने एमएनए और इतने एमपीए, जुलूस निकाला तो हार्डली 200-250 आदमी नहीं थे। तो वो ताकतें देख नहीं रही, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो देख नहीं रही। ठीक है, कितनी अवामी ताकत है। एस्टेब्लिशमेंट इतनी बेवकूफ तो नहीं होती जितनी आप और मैं समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो एस्टेब्लिशमेंट होती है, और लगारी का कहना सही है, एस्टेब्लिशमेंट में सब शामिल है। ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, बैरूनी अंसर है, अंदरूनी अंसर है। तो एस्टेब्लिशमेंट में देखा नहीं कि इतना बड़ा शहर, इतनी कौमी असेंबली की नशस्तें, इतने सूबाई असेंबली की नशस्तें, जुलूस लेके निकले तो आप बंदे गिन सकते हैं। तो जब वो हुआ तो फिर एक दोस्त को कहा गया एमकेएम को भी, आप भी आइए जरा पाकिस्तान तशरीफ लाइए, चले हम आपसे भी कुछ बात कर लेते हैं। ये बात भी तो एमकेएम के इल्म में है ना, कि एक बात तो चल रही है कहीं और ये भी हमारे इल्म में है कि कल भी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में भी कोई पैगाम रसानी की कोशिश की गई मरियम के साथ, और ये भी आपके इल्म में खुलेआम है कि जेल के अंदर पैगाम रसानी की कोशिश की गई शहबाज के साथ। तो ये सारे मद्देनजर रख के मैं एक पॉलिटिकल एनिमल होने के अलावा एक साफी हूँ, और साफी और पॉलिटिकल एनिमल इकट्ठे हो जाए ना, वो थोड़ा सा मसला गड़बड़ हो जाए। इसकी वो मैंने बात की है क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि भाई निकलना तो है ना, इलेक्शन तो होना 2023 में, ये नहीं होना। और इन हालात में जो है कि आपके इक्तिसादी टुकड़ा, ये 2.2 पे आप बच्चे पैदा कर रहे हैं और आपको जीडीपी 1 है। ठीक है, खुदा का खौफ करें, हाउ द रास्ते विल सर्वाइव। और ठीक है इफ्तिखार साहब, जी इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा मुख्तसर है। जी एक सेकंड, जी वाला शहजादा लैंड करिए ना। अब या तो चीनी वाला शहजादा सच है, तो या ये सच है। मैं आखिरी सेगमेंट में इसमें बात करूंगा जंगी तरीन साहब की आमद। नज़ीर लगारी साहब, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमती सफ़ों में जो दरार है उसकी कोई ना कोई वजूहात भी हैं, और ये अब समझना लोग शुरू हो गए हैं, वो लोग जो मैटर करते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी भी ख़राब है और उसके साथ साथ मुल्क की इकानमी इतनी ख़राब हो चुकी है, इसका कोई ना कोई वे आउट तो निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जैसे गए थे, जिन हालात में गए थे उन्हीं हालात में वापस आए हैं जहांगीर तरीन साहब। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब के साथ जो मलबा लगा हुआ था उनके ऊपर, वो मलबा जूं का तू मौजूद है, वो साफ नहीं हुआ है। और उसके अलावा ये बात भी मौजूद है कि इमरान खान साहब बहुत मुश्किल हालात में हैं, और
अब हवाएं उनको बदली बदली लग रही हैं, और इत्तेहादियों ने जिस तरह से उनके साथ किया है, मेंगल साहब छोड़ कर चले गए, और काफ लीग ने जो बातें की हैं वो कभी किसी इत्तेहादी ने इस तरह से की नहीं, किसी का मजाक इस तरह से नहीं उड़ाया जिस तरह मुने सिलाई ने ट्वीट किया है। वो तो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। तो और जहांगीर तरीन साहब जो है, अब यहाँ अगर ठहरते हैं तो इमरान खान की किस्मत अच्छी होगी, फिर वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, फिर वो NRO भी देंगे, फिर वो शायद इससे बढ़कर कुछ और भी हो सकता है, उनको जहाज़ की ज़रूरत पड़े, हो सकता है उन्हें परवाज़ करनी पड़े, हो सकता है उनको परवाज़ की सहूलतें दरकार हों। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अब जहाज़ दूसरी तरफ उड़ जाए। ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो दाना दाना इकट्ठा किया था वो दाना दाना मुंतशिर होना शुरू हो जाए। ये पता चले कि जनाब उन्होंने नए दानों के लिए नए काम पर लग गए हैं और अब खेत जो है वो दूसरी तरफ चला गया है। तो ये सारा कुछ हो सकता है। हम सारे इम्कानात को देखते हैं। अगर उनकी जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट ठीक थी और चीनी कमीशन की रिपोर्ट के जो नताइज थे वो भी ठीक थे, तो एयरपोर्ट से कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो तो नहीं हुई है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अभी 1-2 दिन चलेंगे लैंड लाइन में, फिर सिग्नल्स आएंगे कि कौन सिग्नल देता है, फिर हुमायूं अख्तर कहाँ जाएंगे, फिर और लोग कहाँ जाएंगे, बहुत सी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगी। लगाए साहब, पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो PTI के अपने अराकीन हैं, सनाउल्लाह मस्ती खेल है, नूर आलम खान है, उनका भी इस दफ़ा रवैया बड़ा जारहाना था। जो लास्ट पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठें और इत्तेहादी भी साथ छोड़ने की बातें करें, तो ये तो बहुत वाज़े है। और मैं आपको और भी बताऊं, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो शेर व अशार पढ़ते हैं, जो सराइकी के ज़बरदस्त किस्म के शेर पढ़ते हैं, हमारे डॉक्टर अफजल ढांडला और मस्ती खेल जो है हमारे दोस्त, वो और बहुत से और दोस्त जो हैं वो दूसरे लहजे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हमसे 100 दिन का वादा किया था, आपने वादा ही नहीं पूरा किया है। और इधर इमरान खान साहब, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। और लोग जो हैं बेचारे देख रहे हैं कि हमें 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, 1 करोड़ की बजाय 1.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इन्होंने 50 लाख घर देने थे, लाखों लोग बेघर हो गए। ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं ना। अब मसला ये है कि ये और आगे कितना चल पाते हैं इस सूरत हाल में। तो अगर जरा सा भी एक बैसाखी अगर जरा सा किसी गिरी हट ना जाए, महज किसी की जाए तो धड़ाम से गिर पड़ेंगे। ऐसी हमने बहुत सी ऐसी हुकूमतों को, लेकिन हवा चल रही होती है। कोई नहीं सोच सकता था कि जनाब अली याह्या खान अचानक आएगा और अयूब खान से कहेगा भाई जाओ अब आपका वक्त पूरा हो गया। कोई नहीं जानता था कि जनाब जनरल ज़ियाउल हक जो है वो अचानक जहाज उड़ेगा तो फिर वापस नहीं आएंगे। कोई नहीं जानता था, जो कह रहे थे कि ये वर्दी मेरी जो है ये मेरी खाल है, और किसी को अंदाजा नहीं था कि खाल उतर चुकी है, खाल उतर जाएगी। तो सिस्टम अपना काम करता है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ ज़राए से। जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझ रहे होते हैं वो मजबूत होते नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने जल्द खुलने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। हम लोग सब हैरानज़दा होंगे कि यार ये क्या हो गया, ये मंजर तो किसी ने नहीं सोचा था। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। बहरहाल ये दिन बहुत ज़्यादा, ये कश्ती और ये जो दरिया में चल रही है, इसके चलने के इम्कान बहुत कम लगते हैं। वैसे जाहिर है अगरचे मौसम में सरमा आ गया है, अगरचे दरियाओं में वो तुग़यानी नहीं रही है, लेकिन कश्ती बहुत बदहाल है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। लगाए साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब, टाइम बड़ा मुख्तसर बचा है, ये बताइएगा कि जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज़ अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए सवारियाँ लेकर जाएगा या उनके मुखालफिन के लिए? देखिए क्या होने जा रहा है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो PDM के जलसे थे उससे पहले कहा गया कोविड हो जाएगा, कोविड की वायलेशन हो जाएगी, कुछ शरपसंद दाखिल हो गए हैं। खुद आप सवात में जलसा कर रहे हैं, कल आपने अहमदाबाद में जलसा करना है, पूरी छुट्टी दे दी है, पूरी छुट्टी दे दी। यानी मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिर दफा कब किसी प्राइम मिनिस्टर के जलसे पर छुट्टी का ऐलान किया गया। मतलब छुट्टी का ऐलान तो प्राइम मिनिस्टरों की जो है ना वो मुझे याद नहीं।
शायद लगारी साहब को याद हो कि कब लास्ट टाइम किया गया। आप इससे अंदाजा लगा लें कौन किसके जहाज में बैठेगा। देखें बात सुने, 2 साल रह गए हैं इलेक्शन में। आखिरी साल इलेक्शन का साल होता है, उसमें सब बंदी होती है, उसमें हर आदमी अपने वजन का अंदाजा करता है और देखता है कि मुकामी जोड़ तोड़ क्या है और कहाँ वो स्टैंड करता है। कुछ जिसने 5 साल के लिए जीती थी, कुछ 4 में जीती थी, कुछ 2 में जीती, और फिर जब आपके साथ इतना ताकतवर मजमा था, आप यकीन करें इमरान वो राइजिंग स्टार इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, राइजिंग स्टार इन पाकिस्तान, और जो बातें कर रहा था, जो उसकी तकारीर थी, जो उसकी कमिटमेंट थी, लगता था वाकई हम एक नया पाकिस्तान पालेंगे। इफ्तिखार साहब 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने जो कहना था कह दिया कि कौन किसके जहाज में बैठेगा। मुझे तो ये पता है कि सरदार गुलाम अब्बास भी छोड़ गया चकपाल से, तो अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान सब जलसे क्यों कर रहे हैं? अपोजिशन तो जलसे कर ही रही थी। लगारी साहब, आप हमें सुन रही हैं? गालबन लगारी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ते हुए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये आज का प्रोग्राम था। अब देखना यह है कि हुकूमत ख़ुद जलसे करने पे अगर उतर आई है अपोजिशन के जलसों के मुकाबले में, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद जलसे करने निकले हैं, तो ये किस बात की निशानदेही कर रहे हैं और किस चीज़ की खबर दे रहे हैं। अगरचे हुकूमत अब भी ये दावे करती नज़र आती है कि हुकूमत मजबूत है, अगले 2.5 साल कारकर्दगी के साल होंगे, लेकिन देखना यह है कि लगारी साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगा मैं, इमरान खान साहब क्यों जलसे कर रहे हैं? भाई इमरान खान साहब देख रहे हैं ना कि जलसे हो रहे हैं। जब देखा कि जलसे हो रहे हैं, गुजरांवाला का जलसा हो गया, कराची का जलसा हो गया, क्वेटा का जलसा हो गया, तो वो जलसा क्यों करेंगे। और ये जलसे ऐसे नहीं थे जिनको कहा जाए कि जनाब वो कोई आम से जलसे थे, मामूली से जलसे थे, वो तो जलसे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल से आपसे नाज़रीन फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।